नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आरआरबी एनटीपीसी का 30 जनवरी को प्रथम पारी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें जीके के जो टोटल 40 सवाल पूछे गए थे, तो आज सभी सवाल एग्जैक्ट हूबहू सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले, ताकि इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। आज भी बहुत से सवाल है वो रिपीटेड पूछे गए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल सेट की एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसी से ज्वाइन करना। सेम नेम सेम लोगों से फेक टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, तो अपने टेलीग्राम चैनल में ये आपको दिख जाएगा ट्रेंड जीके है। एक यूजर नेम चेंज नहीं कर सकता है कोई, तो ये इसी यूजर नेम से अपना चैनल अवेलेबल है। बाकी आप टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च करेंगे तो बहुत से चैनल आपको मिलने वाले हैं, तो उनसे सावधान रहने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना। यदि किसी ने अदर चैनल ज्वाइन किया है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको एक बूस्ट मिलने वाला है, ताकि पता चल जाए किस सेक्शन में आप वीक हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी को और बेहतर कर सको। और यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट बुक लेके आया एक धमाकेदार ऑफर, जहाँ पर आपको मिल रहा है 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ सभी एग्जाम के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस ऑफर के तहत। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। और ग्रुप डी के इसमें 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के और भी वेरियस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक और टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो क्या है, तो एक ये निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कि माउंट किलिमंजारो इसका नाम है। ये तंजानिया में स्थित है। इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, किबो, मवेंजी और शिरा। तो इस प्रकार ये किलिमंजारो हो गया है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये है तंजानिया में। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। इसकी हाइट है 5895 मीटर्स है। ये तो आगे आपकी किलिमंजारो को। अब आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अन्य जो भी ज्वालामुखी पर्वत हैं। एग्जाम इससे पहले पूछा वो भी है कि निम्नलिखित में से ओड कौन सा, तो उसमें ज्वालामुखी पर्वत दिए थे, एक दूसरा पर्वत दे दिया था, तो वो आपको विषम चुनना था। तो यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत आप एक बार देख लेना। मोना लाओ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट में 10 ज्वालामुखी पर्वत बता देता हूँ। मोना लाओ है, ये हवाई में है। और माउंट फुजी है टोक्यो जापान में। माउंट वेसुविस है, ये इटली में है। और मेयोन वॉल्केनो जो पर्वत हैं ये फिलीपींस में है। माउंट एस्टी हेलेंस है, ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और ये जो आपकी एक और वॉल्केनो है, पोपेकेटेपेटल वॉल्केनो, ये मैक्सिको में है। और अरेनल वॉल्केनो जो ज्वालामुखी ये कोस्टारिका में है। माउंट बोरोमो एंड माउंट सेमरो ईस्ट जावा इंडोनेशिया में है। और इटना है, ये कैटनिया इटली में हो जाएगा। और बात करूँ यहाँ पर मेलीफिल वॉल्केनो की, ये आइसलैंड में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत हो जाए हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा माउंटेन है वो ज्वालामुखी है। आपको पूछा था किलिमंजारो क्या है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। अगला सवाल दिखेगा, ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? और जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था, कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके जीके के कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। तो ग्रीन महानदी मिशन है, ये ओडिशा सरकार ने इसकी शुरुआत की है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और ये एक वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत महानदी और उसके सहायक नदियों के किनारे 2 करोड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो ग्रीन महानदी मिशन है ओडिशा सरकार का। फिर आपके ये सवाल पूछा गया है, किसी को इसका आंसर शायद ही पता होगा, कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19 के अनुसार कुल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, वो कितने हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19 के अकॉर्डिंग? तो टोटल ये 348 सीपीएससी हैं। इसमें से 249 है ये कार्यरत हैं। टोटल कितने हैं? 348। अगला सवाल देखिएगा, इसका आंसर भी किसी को शायद ही पता होगा, कि किस प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास वेई पडागलू को सहस्त्रप्रण नाम से हिंदी में अनुवादित किया है? तो पीवी नरसिम्हा राव ने किया है। ये भारत के 9वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये दोस्तों जो वेई पडागलू जो उपन्यास हैं, ये सबसे पहले लिखा गया है विश्वनाथ सत्यनारायण के द्वारा, तेलुगु में लिखा गया था, जिसको हिंदी में अनुवादित किया है सहस्त्रप्रण नामक टाइटल से, वो पीवी नरसिम्हा राव ने किया है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा वायु वाद्य या फिर
फिर सुशीर वाद्य नहीं है, नहीं का पूछा है, कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वायु वाद्य में यहाँ पर हो जाएगा आपके ये खोल वाला है, तो एक ढोलक की तरह होता है जो कि घन वाद्य यंत्र है, आघात करके बजाया जाता है, तो ये डमरू, ढोलक है, डुग्गी है, पखावाज, मृदंगम, ये सभी हो जाएंगे आपके घन वाद्य यंत्र हैं। और आपको पूछा गया था वायु वाद्य कौन सा नहीं है, तो नहीं के केस में हो जाएगा खोल, बाकी शहनाई, सैक्सोफोन है और बांसुरी है, ये सभी वायु वाद्य यंत्र हैं। अगला सवाल देखिएगा, IBRD एंड IDB किसके अंग हैं? तो जिन भी कैंडिडेट ने एनालिसिस देखा होगा उसका वो आंसर इसका सही किया होगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ जब भी विश्व बैंक का सवाल आया तो इसका मेंशन मैंने ज़रूर किया है। तो IBRD एंड IDB है, ये वर्ल्ड बैंक के अंग हो जाएंगे। और सदस्य देश की बात करूँ तो विश्व बैंक के 189 कंट्रीज हैं जो कि IBRD के भी हैं। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA हो जाएगा इसके 173 कंट्री सदस्य देश है, तो IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आज वर्ल्ड बैंक के 3 सवाल पूछे गए, एक तो ये IBRD एंड IDB किसके अंग हैं, जो विश्व बैंक के हैं। एक पूछा गया है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में है स्थापना, ये 1944 में हुई थी, और वैसे ये सेटअप दिसंबर 27, 1945 को हुआ है। वर्तमान में MD और CFO एग्जाम में आ चुका है NTPC में, तो अनुशला कांत है जो भारतीय हैं। और एक सवाल पूछा गया है 2019 में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विश्व बैंक के जो 2019 में नए प्रेसिडेंट बने, जो 13वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, वो हैं डेविड मालपास हैं। किस देश से हैं, एग्जाम इस प्रकार सवाल आ रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, डेविड मालपास हैं। और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले तो एक बार तो कार्यरत एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं वर्ल्ड बैंक के 2019 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के। और उनसे पहले थे 2012 से 19 तक रहे हैं जिम योंग किम, जो कि दक्षिण कोरिया से हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर मीराबाई चानू है, ये किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। साथ ही साथ 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला है, विराट कोहली को मिला था जो क्रिकेटर हैं, और मीराबाई चानू को मिला है जो कि वेट लिफ्टिंग हो जाएगा इनका स्पोर्ट। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड मिलते हैं वो किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, एग्जाम इस प्रकार सवाल आ रहे हैं। तो 2019 में जो राजीव गांधी खेल रत्न मिला है वो दीपा मलिक को मिला है, तो ये शॉर्ट पुट हो जाएंगी। और बजरंग पूनिया है रेसलिंग से। 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, रोहित शर्मा क्रिकेट से है, मरियप्पम थंगावेलु हाई जंपर है। तो इनका स्पोर्ट आपको याद में रखना है। मनिका बत्रा बहुत बार पूछा जाता है, तो टेबल टेनिस है। विनेश फोगाट रेसलिंग है, रानी रामपाल हॉकी से हैं। और 2009 में मैरी कॉम को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न, तो मैरी कॉम भी मणिपुर से हैं और बॉक्सिंग स्पोर्ट हो जाएगा। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया है जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया है 86th रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी हैं, तो क्रिकेट से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें रणजी ट्रॉफी हो गया, BCCI, ICC, वर्ल्ड कप, क्रिकेट के जो भी रिकॉर्ड है सारे उस वीडियो में कवर किए गए हैं। NTPC में वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, मैंने बहुत से वीडियो में बताया है, लेकिन आप उस वीडियो को नहीं देखते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को जरूर देख लेना या फिर चैनल पर जाकर आप सर्च करना। तो 86th रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम है वो 2019-20 की बात हो रही, तो 2019-20 में रणजी ट्रॉफी के विजेता है सौराष्ट्र और उप विजेता रही है बंगाल। और 2019-20 ये रणजी ट्रॉफी कौन सा सीजन है, तो 86 है। इससे पहले 2018-19 में रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम है वो विदर्भ रही है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई है 1934 में, और 1934-35 में जो प्रथम संस्करण जीता है वो बॉम्बे ने जीता है। सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी है, तो मुंबई है, 41 टाइटल उनके नाम हैं। कुल टीम रणजी ट्रॉफी में 38 टीम होती हैं। और इस ट्रॉफी का नाम रणजी किस प्रकार रखा गया है, तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर ये, और रणजीत सिंह को नवानगर के जाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। और अब दो अन्य इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं क्रिकेट की, जैसे ईरानी ट्रॉफी हो गई, तो ईरानी कप है तो ये भी क्रिकेट का हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1959-60 में, आपको याद में रखना है। एक तो इसमें विजेता कौन सी रही है, और ईरानी ट्रॉफी में बहुत बार पूछा जाता है कौन सी टीमों के मध्य होता है, तो रणजी ट्रॉफी की जो विजेता टीम है और बाकी जो शेष भारत हैं उनके मध्य ईरानी कप है ये होता है। इसमें सबसे ज़्यादा रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत जीता है, 28 टाइटल अपने नाम है। बात करूं 2018-19 में ईरानी ट्रॉफी की विजेता तो वो विदर्भ हो जाएगा। पहला जो 1959-60 में विजेता थी वो बॉम्बे टीम थी, और विदर्भ है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो विदर्भ। तो विदर्भ क्या है, तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है एक, इस नाम से भी, वो महाराष्ट्र में है। और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बाकी आप अन्य इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफी है क्रिकेट की, दिलीप ट्रॉफी हो गई, तो उसकी 2019-20 में विजेता है इंडिया रेड है, उप विजेता है इंडिया ग्रीन है। बात करूँ विजय हजारे ट्रॉफी की, तो 2019-20 में विजेता टीम कौन सी रही है, विजय हजारे का जो 18वीं कप हुआ है, तो कर्नाटक कौन सी टीम रही है, कर्नाटक
विजेता रही है विजय हजारे में कर्नाटक। और सैयद मुश्ताक अली, ये सभी क्रिकेट की ट्रॉफी 2019-20 में विजेता कर्नाटक रही है, मुश्ताक अली की भी। और विनु मांकड़ ट्रॉफी है, इनकी विजेता 19-20 में उत्तर प्रदेश रहा है। देवधर ट्रॉफी की बात करूं तो इसमें 3 प्रकार की टीम रहती हैं, ABC, जिसमें 2019-20 में ये विजेता इंडिया बी टीम रही है। और कुछ बिहार ट्रॉफी हैं 2019-20 में विजेता है बड़ौदा टीम रही है। तो इस प्रकार जितनी भी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी हैं वो कवर हो गई हैं। अगला सवाल देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा आपकी कोरल सी। आपको पूछा था कौन से सागर में है, तो ये कोरल सी में हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगी, बैरियर रीफ। और कोरल सागर है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। और ये जो रीफ है ना, बैरियर रीफ, ये है मूंगे की दीवार होती है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, बैरियर रीफ है, जो समुद्र के अंदर रहती है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? बहुत बार मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर बताया, जब भी चंद्रयान सेकेंड या फिर चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड सवाल बने थे तब मैंने बताया था। आज पूछ लिया, रॉकेट है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XLC-11 है, चंद्रयान फर्स्ट है, वो इस रॉकेट से लॉन्च हुआ है। इससे पहले आपकी NTPC में सवाल आया था चंद्रयान फर्स्ट से कि भारत सरकार ने पहली बार जो मून मिशन है उसके प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी, तो वो 2003 को दी थी। उसमें भी मैंने बताया था। लॉन्च कब हुआ, ये तो 2003 को प्रस्ताव की मंजूरी दी है चंद्रयान के लिए कि, लेकिन चंद्रयान जो प्रथम लॉन्च किया गया वो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। बात करूं चंद्रयान सेकेंड का कौन सा यहाँ पर रॉकेट है, तो GSLV Mark 3 M1 है, जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो जब भी आपके सवाल पूछा गया था इससे पहले कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो उसमें मैंने आर्टिकल बताया है आपको। आज पूछ लिया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 108 हो जाएगा। इससे पहले NTPC में आया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उसमें मैंने बताया था अनुच्छेद 108 है। बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करते हैं, तो डिप्टी स्पीकर करते हैं लोकसभा की। अगला सवाल देखिएगा, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये भी रिपीटेड सवाल है, गुरु शिखर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्टर में बहुत बार बता चुका हूँ। इससे पहले आपकी NTPC में आया था अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन से राज्य में नहीं है, वहां पर भी मैंने बताया था गुरु शिखर है, ये सर्वोच्च शिखर है। बाकी ये सिंपल सवाल है, सभी को याद ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। 1722 मीटर इसकी हाइट है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक ये 692 किलोमीटर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है, SBI में अप्रैल 2017 में कितनी बैंकों का मर्ज हुआ है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रैल 2017 में 5 बैंकों का विलय हुआ है, तो इन 5 बैंकों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये SBBJ जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, और स्टेट बैंक ऑफ तिरुवनंतपुरम है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इन 5 बैंकों का मर्ज हुआ है SBI के साथ 2017 में। अन्य जितने भी बैंकों का मर्ज हुआ है 2019 में, 20 में, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। जैसे कि NTPC का जो पहले दिन एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का मर्ज हुआ है 1 अप्रैल 2019 को। और 2020 में 1 अप्रैल को किन बैंकों का मर्ज हुआ है, तो प्रमुख 10 बैंकों का जब विलय हुआ है वो देखिएगा यहाँ पर। एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का PNB के साथ मर्ज हो चुका है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ सिंडिकेट बैंक का कैनरा के साथ, OBC जो बैंक है उसका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों का PNB के साथ, सिंडी बैंक का कैनरा बैंक के साथ। और आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा कॉरपोरेशन है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुकी है। इलाहाबाद बैंक है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो चुकी है। फिर आपके एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा कलर 2 रंगों को मिक्स करने से नहीं बनता है? तो जो जितने भी प्राथमिक कलर हैं वो अपने आप में यूनिक है, किसी 2 कलरों के मिक्स करने से नहीं बनते। तो प्राथमिक कलर है कौन से? देखिए प्राथमिक कलर भी 2 टाइप से होते हैं। ये जो सवाल पूछा गया है ये पेंटिंग के रेफरेंस में पूछा जाता है, क्योंकि कलर का मिक्स वो पेंटिंग में होता है। तो पेंटिंग में जो प्राइमरी कलर है वो 3 जो प्राथमिक कलर कौन से हैं, तो लाल, ब्लू हो गया, येलो हो गया। रेड, ब्लू, येलो, ये 3 प्राथमिक कलर है पेंटिंग में। यदि फिजिक्स की बात करूं या आपके ऑप्टिक्स की बात करूं तो लाइट वेव्स में जो प्राथमिक कलर रहते हैं उसके स्थान पे जो यहाँ पर येलो है ना, येलो के स्थान पर ये ग्रीन हो जाएगा। रेड, ब्लू, ग्रीन रहता है फिजिक्स में, और पेंटिंग में रेड, ब्लू, येलो है, ये किसी के मिक्स से नहीं बनते हैं। अगला सवाल देखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? मतलब अपना देश जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय महात्मा गांधी जी थे कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में थे।
और कोलकाता में ये 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखाली में थे। वहाँ पर ये अनशन पर थे, जो हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। और 14 अगस्त, देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर एक फैक्ट भी मैं बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के प्रथम भाषण का नाम क्या है। तो मध्य रात्रि को इन्होंने दिया था नेहरू जी ने, वो नाम है इसका ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी हो जाएगा। ये नाम जरूर याद रखना, ऐतिहासिक भाषण दिया था उन्होंने। संथाल या हुल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे, नेतृत्व किया था, वो 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में ये हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ कब है? तो 1855 में, 30 जून 1855 को ये विद्रोह हुआ था, जब स्थायी बंदोबस्त एक व्यवस्था है वो लागू कर दी गई थी, कृषि प्रणाली। तो 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त हुई है, तो वो संथाल थे, वो काफ़ी परेशान हो गए थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स कर लिया जा रहा था। तो उनसे परेशान होकर वह कहीं दूसरी जगह चले गए और वहाँ पर भी ये अंग्रेज़ों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो फाइनली यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने, और 1855 में संथाल का विद्रोह हो गया। और इसे पहाड़िया विद्रोह या फिर पहाड़िया झगड़ा भी बोला जाता है। झगड़ा का मतलब विद्रोह हो जाता है, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संग्राम था। और ये जमींदार जो वाली प्रथा थी, करवाली महाजन, जो कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी, तो उनके विरोध में किया गया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिलों से इसकी शुरुआत हुई है। इसका दमन किया था वो कैप्टन अलेक्जेंडर ने, इस विद्रोह को खत्म किया था 1855 में ही। अगला सवाल देखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये पूछा था आपको, GUI की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला सवाल, IC है जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिप हो जाएगा, चिप कहो, IC कहो, माइक्रो चिप हो जाएगा, माइक्रो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये सभी IC के अन्य नाम हैं। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है, 1998 में जो पोखरण परीक्षण रेंज में भारत के द्वारा कितने परमाणु बम परीक्षण विस्फोट किए गए थे? तो उस समय टोटल 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोट किए गए थे 1998 में। जो पोखरण परीक्षण रेंज, ये कहाँ पर? ये जैसलमेर में है, राजस्थान में है। और पोखरण सेकेंड है, इसका कोड नाम क्या है? ऑपरेशन शक्ति है, एग्जाम में पूछा जाता है। पोखरण फर्स्ट हुआ था इससे पहले, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा है, जो कि 18 मई 1974 को हुआ था। और सेकंड कब हुआ है? तो सेकंड ये परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को हुआ है। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा है वो दिया था। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? रिपीटेड सवाल है। बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं साझा होती है वो आपको पता होना चाहिए, जो 4156 किलोमीटर की साझा रहती है सीमा बाउंड्री भारत की। तो वो कौन से स्टेट है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश की सीमा टच होती है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अन्य जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के जो राज्यों की बाउंड्री शेयर होती है वो भी आपको याद में रखना है। नेपाल के साथ जो 1850 किलोमीटर की बाउंड्री है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार की होती है। भारत पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब है, UT जम्मू कश्मीर है। भारत भूटान की बात करूँ तो यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम है, और इन सभी राज्यों की बाउंड्री है वो साझा होती है। अगला सवाल देखिए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी आए थे, उन्होंने शुरुआत की थी 1917 में की थी। 10 अप्रैल 1917 को ये चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी। और कहाँ पर रुके थे? तो वहाँ पर जो अमोलवा गाँव है, और उस गांव में संत राउत के घर पर ये कुछ अन्य प्रख्यात वकीलों की टीम के साथ रहे थे। और इससे पहले NTPC में आया था आपके, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किन्होंने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और ये चंपारण है कहाँ पर? तो बिहार में ये सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। और गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये शेड्यूल 3 हो जाएगी। और अनुसूची 2 में क्या है? तो जो राष्ट्रपति हैं, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा लोकसभा सदस्य, सुप्रीम कोर्ट हैं, इन सभी के न्यायाधीशों का जो वेतन है और उसका विवरण है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में है शपथ का विवरण। अगला सवाल देखिएगा, एक लेंस जो मध्य में तो पतला होता है, मिडिल में पतला होता है और किनारों पर जो मोटा होता है, उस लेंस को कॉनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस बोला जाता है। मध्य में पतला, किनारों पर
मोटा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो एकमात्र बिहार में जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है? तो बिहार में हो जाएगा, चंपारण बिहार में है, गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 बाइट्स में 8 बिट होता है। 1 निबल में 4 बिट या फिर हाफ आधा बाइट होता है। तो ये सभी यूनिट की जो स्टोरेज है आपको पता होना चाहिए। इससे पहले एनटीपीसी में आया था 1024 TB में कितने PB होते हैं? तो 1 पेटाबाइट होता है। अगला सवाल देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना है वो ढाका बांग्लादेश में हुई है। फाउंडर कौन है? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह है, मोहम्मद अली है, जिन्ना हो गए और आगा खान। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? या फिर ये पूछा गया कि कैबिनेट मिशन है जो भारत आया था उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे वो किस सरकार से जुड़े हुए हैं? तो ये लीडर हैं लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार थी। और बात करूं प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूके के रहे हैं 1945 से 1951 तक। कौन रहे हैं? क्लीमेंट एटली रहे हैं, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो लेबर पार्टी की हो जाएगी। और यदि यहाँ पर कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 का था ये मिशन, तो 1945 से 51 तक इनकी सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार हो जाएगी। यदि मैं बात करूं साइमन कमीशन के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो साइमन कमीशन तो आपको पता 1927-28 वाला है, तो उस समय 24 से 29 तक कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो स्टैनली ब्लैडविन थे। 1924 से 29 तक है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी साइमन कमीशन के वक्त। अगला सवाल देखिएगा, जयपुर का हवा महल है वो किसकी तर्ज पर, किस महल से इंस्पायर होकर बनाया गया है? तो खेतड़ी महल है जो राजस्थान के झुंझुनू में है। तो जयपुर का हवा महल है वो खेतड़ी महल से इंस्पायर होकर किन्होंने बनाया हवा महल? तो हवा महल की वैसे बात करूं वास्तुकार तो है लालचंद उस्ताद, लेकिन ये बनाया है किनके द्वारा? तो राजा सवाई प्रताप सिंह हैं। वो खेतड़ी महल की बनावट से प्रेरित होकर 1799 में जयपुर में एक भव्य 5 मंजिल इमारतें हैं जो हवा महल नाम है उसका निर्माण करवाया है 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। वास्तुकार पूछा जाता तो लालचंद उस्ताद हो जाएंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हवा महल में कितने झरोके हैं, कितने खिड़कियां हैं? तो 953 विंडोज हो जाएगी। और खेतड़ी का जो महल है उसका निर्माण भोपाल सिंह के द्वारा 1770 में किया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने प्रतिशत सीट है वो होनी चाहिए? कोई भी पार्टी है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा देने के लिए 3 राज्यों में कितने परसेंटेज सीट होनी चाहिए लोकसभा में? तो 3 शर्त आपको मैं बता देता हूँ। तीनों में से यदि एक शर्त है वो राजनीतिक पार्टी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाती है तो वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या है? पहली शर्त ये है, तीनों में से कोई भी एक कर दें तो पार्टी के पास यहाँ पर 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा में, एटलीस्ट 3 डिफरेंट राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों में कितने परसेंटेज सीट होनी चाहिए लोकसभा में? 2% सीट यहाँ पर होनी चाहिए, जो आपको पूछा था 2%। अन्य कौन सी शर्त है? यदि ये शर्त नहीं है तो ये शर्त हो जाए यदि पूरी की लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। कितने? 6% वोट है कितने राज्यों में? 4 या उससे अधिक राज्यों में। और इसके अलावा वो 4 लोकसभा सीट भी जीतती हैं तो भी ये क्वालिफाई कर जाती है क्राइटेरिया राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का। यदि ये दोनों भी नहीं होता तो यदि ये हो जाए कि एक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है, ये तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी की बात हो रही है, लेकिन यदि पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता है तो भी वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, वो बन सकती है। अब आपको क्या कमेंट करना है? आपको बताना है वर्तमान में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी, ये आपके लिए होमवर्क है। जरूर देख लेना कौन सी पार्टी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए है कितनी और कौन सी पार्टी है, जरूर देख लेना जिनको पता नहीं है। भारत में आरबीआई करेंसी नोटों की छपाई किस प्रणाली पर करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो करेंसी नोटों की प्रिंटिंग छपाई की जाती है वो की जाती है न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम रहता है, जो कि ये प्रणाली 1956 से अपनाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस सिस्टम में होता क्या है? तो इस प्रणाली के अनुसार रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ का एसेट है वो संपत्ति बनाए रखना अनिवार्य है। जो 200 करोड़ है इनके पास होना चाहिए। तो 200 करोड़ में क्या होना चाहिए रिजर्व बैंक के पास में? तो 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड रिजर्व। और बाकी रिमेनिंग जो 85 करोड़ है उसमें फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं वो उनके पास होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो
नोटों की छपाई कर सकती है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो जाएगा। क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। जिन्होंने डेली एनालिसिस देखा तो इसका आंसर सही किया होगा। मैंने बहुत बार बताया है कि आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट, इन सभी खनिजों के लिए जो अग्रणी राज्य है, प्रथम रैंक पर है वो ओडिशा है। कभी कभार बॉक्साइट का पूछ रहे हैं, कभी मैंगनीज का पूछ रहे हैं, आज क्रोमाइट का पूछ रहा है तो ओडिशा हो जाएगा। सेकंड कर्नाटक है। सिल्वर का राजस्थान है। कॉपर का मध्य प्रदेश। डायमंड का भी एमपी है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश। थोरियम केरला। गोल्ड का कर्नाटक। गोल्ड का कौन सा? कर्नाटक। अगला सवाल देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? सभी को पता होगा भाई इसका आंसर, तो श्री हरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में है। 1971 को स्थापित हुआ था। और इससे पहले इसका नाम क्या था? सतीश धवन तो 2002 में नाम रखा गया है। किन की स्मृति में? तो ये सतीश धवन के मरणोपरांत जो पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं, वैज्ञानिक रह चुके हैं इसरो के, तो सतीश धवन के मरणोपरांत उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम चेंज कब किया गया है? 2002 में। ये जरूर याद रखना, 2002 में चेंज किया गया है। इससे पहले नाम था श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, जिसकी स्थापना मैंने बताया 1971 में की गई थी। और बात करूं वर्तमान में सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन है? तो श्री ए राजा राजन हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सवाल नंबर 35, आरटीआई है वो किस ऑर्गेनाइजेशन संगठनों को ये छूट नहीं दी गई है? आरटीआई के दायरे में वो आ जाते हैं। किनको छूट नहीं दी गई है? तो 3 ऑप्शन थे जिनको तो छूट दी गई है आरटीआई से, आप उनको जानकारी हासिल नहीं कर सकते हो। एक को नहीं दी गई, शायद कुछ प्रतिस्पर्धा करके वहाँ पर संगठन दिया गया था, वो आंसर हो सकता है। बाकी किनको छूट दी गई है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रो हो गया, आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जो कैबिनेट सेक्रेटरीट की है। बात करूँ एनएसजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, असम राइफल है, बीएसएफ है, एसएसएफ है, डीआरआई है, इनको छूट दी गई। तो ये ऑप्शन होंगे और एक चौथा ऑप्शन अलग होगा। आरटीआई एक्ट कौन सा? 2005 में था। और महारत्न कंपनी आज फिर पूछ लिया है कौन सी नहीं है, तो 10 महारत्न कंपनी में बहुत बार बता चुका हूँ, ये सभी याद रखना आपको। एक सवाल पूछा गया था, सफ़ेद विट्रियल पूछा गया था, ये फॉर्मूला दिया गया था जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये वाइट विट्रियल का सूत्र है। विट्रियल यानी हिंदी में बोले तो थोता। तो ब्लैक विट्रियल आपको पता होना चाहिए, इससे पहले एग्जाम में ब्लू विट्रियल का आया था, तो ब्लू विट्रियल है कॉपर सल्फेट के साथ में 5 जल के अणु हैं। ब्लैक विट्रियल देख सकते हो। तो ग्रीन विट्रियल है ये FeSO4 7H2O है। ऑयल ऑफ विट्रियल बोला जाता है H2SO4 को। रेड विट्रियल है कोबाल्ट CuSO4 7H2O, रेड हो जाएगा। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कौन सा विट्रियल का फॉर्मूला क्या है। एक सवाल पूछा गया है, सुंदर वन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सबसे प्राचीन वेद है, इजी सवाल था, ऋग्वेद हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिएगा, सवाल में ये पूछा गया था कौन सा खनिज है, नाम दिया गया था, एस्क का नाम दिया गया था, जैसे कि पिगमाइट दिया होगा, पूछा था ये किसका एस्क है। तो अभ्रक के जहाँ पर आपको नाम दिया गया था वो आप कमेंट करके बताना क्या नाम था एस्क का। और स्टूडेंट बता रहे कि वो अभ्रक का एस्क था। तो मैं अधात्विक खनिज अभ्रक है जो माइका है उसके मैं और बता दूं, तो अभ्रक के प्रमुख एस्क में पिगमाइट रहता है, मस्कोवाइट रहता है, बायोटाइट रहता है, फ्लोगोबाइट है, लेपिडोलाइट है और पैरागोनाइट है। तो ये सभी अभ्रक के अयस्क हो गए, इसके अकॉर्डिंग पूछा होगा। अगला और अंतिम आपकी एक रीजनिंग से सवाल पूछा गया था इस टाइप से कि दादर नगर हवेली दमन दीव इनकी कैपिटल दमन है, तो रिलेट करके पूछा गया था समानुपात से कि अंडमान निकोबार की क्या होगी, तो सभी को पता ही होना चाहिए ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी इसकी कैपिटल। तो इस टाइप से प्रथम पारी में पूछे गए, मैंने सारे आपको जीके के सवाल बता दिए। और टेलीग्राम चैनल में एक बार फिर बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से ही ज्वाइन करना, बाकी बॉक्स से फैक्ट चैनल है उनसे सावधान रहना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।